इतनी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। इन सभी का मतलब आप ये इतनी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। इन सभी का एक ही मतलब आप समझ लीजिए, जो ज्वाइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट है कि अगर ज्वाइंटली कोई प्रॉमिस अगर आप किए हैं तो आप इक्वली अपने चीजों के लिए लायबल होंगे, और अगर आप मर चुके हैं, आप नहीं हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। यही बात है, आप उस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आगे देखिए, क्वेश्चन भी आ गया। ऊपर इतना मत पढ़िए, वो सब लॉ का लैंग्वेज है, छोटा मोटा आपको देखने की जरूरत होगी, देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड क्या है? पार्टनर्स हैं। वो क्या हो रहा है, वो लोग ज्वाइंटली प्रॉमिस किए कि 30,000 ए को देंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। बाद में क्या हो गया कि वाई इंसॉल्वेंट हो गया। वाई इंसॉल्वेंट किए। अब तीनों पार्टनर, ओहो, तीनों पार्टनर प्रॉमिस कितना किए थे? 30,000 देने का, यानी कि 10,000 सभी देंगे। लेकिन वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन वो दिया कितना? 1/4। 10,000 का 1/4 तो 2500 दे दिया। जेड इज कंपेल्ड टू पे होल। अब बताइए, एक्स भी एक भी रुपए नहीं दिया, वाई तो 2500 दे दिया। ओ क्या हो रहा है, वाई तो 2500 दे दिया ना, इंस्टॉलमेंट हुआ तो। लेकिन एक्स जो है वो कुछ भी नहीं दिया। तो जेड सारा पैसा दिया है, मतलब 30,000 जेड दिया है। 30,000 नहीं, जेड दिया है। कितना दिया होगा? वो दिया होगा 27,500। क्यों? क्योंकि 2500 तो वाई भी दिया है, उसका एसेट उतना का था। अब बताइए कि जेड इज रिक्वायर्ड टू पे द होल अमाउंट, सारा पैसा दे दिया, होल अमाउंट हिमसेल्फ टू ए इन डिस्चार्जिंग ज्वाइंट प्रॉमिस। डिसाइड वेदर जेड इज रिक्वायर्ड टू पे द होल अमाउंट टू ए। हाँ, कर क्या ये देगा? ज्वाइंट प्रोविजन में यही है कि सभी इक्वली लायबल होते हैं। तो अगर कोई मर भी जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव लायबल, और वो नहीं है तो आप खुद लायबल। सिंपल सी बात है। आ गया ये, तो यहाँ पे वो लायबल होगा उतना पे करने का। तो बाद में वो पैसे ले भी लेगा, ये भी बात है। बाकी पार्टनर जैसे एक्स है, एक्स से तो वो पैसे ले ही लेगा। क्यों? क्योंकि एक्स का भी तो वो पैसे दिया है, और एक्स से वो पैसा कितना लेगा जरा से सोचिए। ए टोटल पैसा दिया है 27,500। 30,000 में 2500 तो जो है वाई का था, एसेट का। 27,500, और उसमें से जो 7,500 रुपए हैं जो वाई का, जो नहीं मिला है, तो 7,500 भी ये दिया है, और 10,000 भी सामने वाला का ये दिया है। तो 7,500 और 10,000 कितना हो गया? 17,500। तो 17,500 जो है वो अमाउंट ये बेचारा अपनी तरफ से दिया है। तो रिकवर कितना करेगा ये 7,500 का तो आधा ही उससे मांगेगा। क्यों? क्योंकि आधा इसको देना चाहिए। अब वाई तो खत्म हो गया, तो 7,500 का आधा 3,750, और 10,000 1,350 रुपये वो जो है वो एक्स से मांगेगा कि तुम दो। ठीक है, उसका 7,500 था, 7,500 नहीं दिया था भाई, तो 7,500 तो तू और मैं ही दूंगा, 7,500 का आधा आधा। तो 3,750 तो तुमको देना था, प्लस 10,000 तेरा खुद का पहले से था, एक्स वाई जेड का जो 30,000 था। तो 1,350 तू दे, मेरे को दे। तो वही लिखा हुआ है कि जब दो से ज्यादा पर्सन प्रॉमिस किए हैं तो सभी पैसे देंगे। ठीक है, एक दूसरे को कंपेल किया जा सकता है बाद में कि हाँ, मैं अगर फुलफिल अकेले किया हूँ, मैं एज ए जेड सब पैसा खुद दिया हूँ, तो तुम मुझे दो। रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर द लॉस। अगर कोई एक नहीं कर पा रहा है तो बाकी करेंगे। जेड 2500 फ्रॉम वाई एसेट्स एंड 13,750, जो वो मैं बोला 13,750 फ्रॉम एक्स, मतलब 3,750 और 10,000। अब वो रिकवर कर लिया। अब आइए, इससे क्वेश्चन भी आया था सेम। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, इतना पैराग्राफ जब बाप रे बाप, ये सब बस बेवजह का है। अगर कोई प्लेस आप परफॉर्मेंस का डिसाइड किए थे तो उसी प्लेस पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर कुछ टाइम आप डिसाइड किए थे तो उसी टाइम पे होना चाहिए। अगर कोई आप टाइम और प्लेस दोनों डिसाइड किए थे तो उसी टाइम पे उसी प्लेस पे होना चाहिए। अगर कोई टाइम और प्लेस नहीं डिफाइन किए थे तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग डिफाइन कर लीजिए। अगर कुछ आप डिसाइड किए थे कि लिमिटेशन इससे पहले परफॉर्मेंस होनी चाहिए तो उससे पहले परफॉर्मेंस होना चाहिए। बस इतना सही बात है। इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश क्या है यार। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सामने वाला अगर दोनों पार्टी परफॉर्म कर दिए तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, खत्म बात। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब यही है कि जब दोनों पार्टी प्रॉमिस परफॉर्म कर दिए तो रेसिप्रोकल। मुझे सामान खरीदना था, मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको सामान देना था, मुझे पैसे देने थे, आप सामान दिए, मैं पैसा दिया, खत्म, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। इफ ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस, अब इसमें भी वही है। अगर मुझको कोई फिक्स टाइम था कि इतने टाइम पे आपको प्रॉमिस, आपको सामान डिलीवर कर देना, तो आप सामान डिलीवर कीजिए। इतना टाइम फिक्स था कि आपको इतने टाइम पैसे देना, तो आप दे दीजिए। अब प्लेस फिक्स था कि यहाँ पे आपको पैसे देना था, आप वहां पे दीजिए। मतलब ये सब बात हो गई लेन देन की, कि जो फिक्स है वो वहीं पे होगा, जो नहीं फिक्स है वहां पे नहीं होगा। आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड कीजिए कहाँ पे होगा। चलिए, ए मेक्स अ प्रॉमिस टू
3 ज्वाइंट प्रोमिसर एक्स वाई जेड तीनों को प्रॉमिस किया ए, वाई मर गया बेचारा बिफोर द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म होने से पहले ही जो है वो बेचारा वाई निकल गया। हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस? अब ये तो प्रॉमिस किया था ज्वाइंट प्रोमिसी को एक्स वाई जेड को, और क्या हुआ कि एक्स एंड वाई दोनों मर गए, अरे बाप रे, बचा कौन? सिर्फ जेड। हु कैन डिमांड? जेड, खत्म। इन दिस केस ज्वाइंट प्रोमिस, in the death of event of one or more joint promises, the rights and liabilities shall with surviving joint promises, वही जो बचा हुआ है उसके पास। तो जो बचा कौन है? जेड। सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर अलॉन्ग विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई जो मर चुके हैं उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा, और जेड जो कि जिंदा है तो वो खुद तो लाइबल होगा ही। अब कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे नोवेशन। नोवेशन का मतलब कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसको हम खत्म कर देंगे, छोड़ो इसको हम परफॉर्म ही नहीं करते, दोनों डिसाइड किए कि ये चीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिए। रजिस्ट्रेशन, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म, क्या? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड बाय द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म। और ऊपर क्या था? द सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, देन द न्यू वन इज नॉट परफॉर्म। मतलब देखिए, नोवेशन का मतलब है ओल्ड खत्म कर दिए, नया बना दिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब ओल्ड खत्म, कोई नया नहीं बना। अल्टरेशन मतलब खत्म नहीं, उसमें कुछ चेंजेस ला दिए। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम, अगर कोई टाइम कहा गया था उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल कर पाए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो क्या होगा? अगर टाइम बताया गया था कि इस टाइम पे आपको करना है तो उस टाइम पे आपको करना था, ठीक है। अगर टाइम नहीं बताया गया था तो आप लोग एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करते उस पर आपको करना चाहिए, नहीं तो चार्ज होगा आपका। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल, जब टाइम ही फिक्स नहीं था तो आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए, उसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है? टाइम फिक्स रहता तब ना। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, सोचिए। पहले तो आप काम कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपको सामान दूंगा, मैं आपसे पैसे लूंगा, आप सामान दिए, मैं पैसे लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दोनों हम लोग डिसाइड कर लिए कि हाँ ये जो नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिजन, ये सब कुछ जो भी है, ऐसा कर करके हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेंगे। तो हाँ भाई कीजिए ना, क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं आपको सामान डिलीवर करूंगा 10 तारीख को, 10 तारीख को आपके इलाके में बाढ़ आ गया, तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डिस्चार्ज बाई लैप्स ऑफ टाइम, 5 तारीख से पहले मुझे आपको सामान देना था, 5 तारीख खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, और लॉ कर दिया कि नहीं इस चीज़ को तुमको करना नहीं है, नहीं करेंगे आप। ये कब कहेगा? जब सामने वाला परफॉर्म करने वाला ही मर गया, तो मर गया तो खत्म कहानी, अब कौन परफॉर्म करेगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच मतलब खत्म। तो भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पार्टी डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मिंग, देखो सामने वाला एक आदमी गलत कर रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अच्छा से मैं कह रहा हूँ छोड़ो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं परफॉर्म करना, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल कब हो जाता है? इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, तो वो इम्पॉसिबिलिटी कुछ भी आ रहा है उसके टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, तो वो चीज़ क्या हो गया? परफॉर्मेंस थोड़ा उसका दिया जा सकता है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर सब्सेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है। सब्सेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब ठीक कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम तो सब कुछ सही था, बाद में क्या हो गया? जिस रोड से हमको सामान डिलीवर करना था आपको, वो रोड ही खत्म हो गया, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुपरवेनिंग हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर नहीं हुआ, वो परफॉर्म नहीं होने लायक था, वो तो खत्म हो गया, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हुआ तो कुछ नॉन अकरेंस चीज़ें की वजह से हो गया जो होना नहीं चाहिए था। एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, अब ठीक है मैं उनको सामान देने वाला था, अब वो इनकेपेबल ही नहीं रहे सामान लेने के लिए, तो क्यों हम उनको दें? इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एनी चेंज इन लॉ, गवर्नमेंट करेगी नहीं सामान नहीं देना उसको, कुछ भी जो तुम लोग दोनों डील करो ना वही गलत चीज़ है, नहीं करो तो नहीं करेंगे, बाद में उनको पता चला, पहले तो ये लोग दोनों बेचारे साइन कर लिए थे, वही गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ये सब बीच में इंटरवेन कर दे रही है। और क्या हो सकता है? कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आ रही है, ऐसा इन्वायरमेंट चेंजेस जिसके कारण आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए एक्सेप्शन किस किस चीज़ का? एक्सेप्शन टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अब ठीक है इम्पॉसिबल तो हो गया, अभी रोड टूट चुका है, चांस है कि बाद में मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो होगा, नहीं तो नहीं करेगा वो। और impossible due to failure of third person, when a promiser release on third person's work for the contract and the third person is failed, the contract is not discharged,
वो कैरियर वाले को मैं भेजा कि भाई तुम उसके पास सामान पहुंचा दो, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसकी वजह से? बायर को ठीक है प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ना खत्म हुआ, डिस्चार्ज थोड़े होगा। एक्सेप्शन है ये सब। और बहुत सारे हैं यार, स्टिक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। कुछ सिविल मतलब बीच में रुकावट जो आता है ना, वो इंड नहीं कर सकता सीधे कॉन्ट्रैक्ट को, सिंपली आप ये समझिए। कुछ कुछ केसेस में इंड कर सकते हैं दोनों मिलकर, यहाँ छोड़ो ना भाई पॉसिबल ही नहीं है तो, लेकिन अगर वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और देखिए फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर बहुत सारे सामान आपको देना था लेकिन आपको क्या पता चला कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गया, तो दोनों अगर आप एक साथ म्यूचुअली बात कर लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म किया जा सकता है, उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अब डिस्चार्ज बाई लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब मोड। अब देखिए उसी जो ऊपर पढ़े फिर से वही आ गया यार, कि डिस्चार्ज कब आप कर सकते हैं? जब टाइम खत्म हो गया, जिस टाइम पे परफॉर्म करना था आप नहीं किया तो वहाँ पे आप डिस्चार्ज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जो ऊपर देखा कि नहीं भी कर सकते थे। डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ कहा कि नहीं तुम लोग अपना परफॉर्मेंस दो ही नहीं, ये जो तुम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट इसको दे रहे हो उसको, तो गलत चीज़ है, नहीं देना है, नहीं देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विच में बी डेथ, डेथ किसी का हो गया यार उसी में, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट था, कोई मर गया तो थोड़े होगा कुछ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सही है, बाद में लग रहा है कि एक पार्टी जो है ना वो सही से काम नहीं करेगा, मतलब अगर मैं उसको सामान डिलीवर कर दूंगा तो पैसे नहीं देगा, और बायर क्या सोच रहा है कि मैं उसको पैसे दे दूंगा तो सामान अच्छा नहीं देगा, लगता है ये चीज क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, शुरू में ही दोनों पार्टी गलत कर दी, चलो भाई हमको तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना। आगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, कि इफ वन पार्टी इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑन ड्यू डेट ही सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच, नहीं परफॉर्म कर रहा है, ब्रीच हो गया, डिफॉल्ट कर रहा है। जैसे कि देखिए ए इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू फॉर सप्लाइंग 800 टन्स ऑफ आयरन विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर उसको इतना भेजना था, लेकिन क्या हो गया कि डिफिकल्टी हो गया ट्रांसपोर्ट में, और आयरन मार्केट हायर प्राइस पे चला गया, ठीक है, बट ही एडमिटेड द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो एडमिट कर लिया कि नहीं नहीं ब्रीच नहीं मानूंगा, चलो लाभ यार थोड़ा सा क्या दिक्कत है। कैन ए टेक द प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, गिव रीजन नो। जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मैं उसको, ठीक है भाई इम्पॉसिबल तो था लेकिन अब पॉसिबल है, मार्केट प्राइस थोड़ा सा हाई हो गया, फिर भी तो दो ना भाई, क्या दिक्कत है, इलीगल थोड़े। नो, द डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब डिफिकल्टी कैसा था, डिफिकल्टी ऐसा था कि ट्रांसपोर्ट खत्म जो है वो खत्म हो गया था, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया था, नहीं उसको बाद में भी किया जा सकता था, जो ऊपर भी हम लोग भी पढ़े, मतलब जो नहीं किए आप तो डिसाइड करें नहीं करेंगे, सामने वाला भी कहते नहीं नहीं हम करेंगे ही नहीं, आप कितना भी किए तो वो क्या हो गया डिस्चार्ज, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लिए तो वो कंटिन्यू हो सकता है। सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड विच बिकम्स इम्पॉसिबल ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ जिसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकता वो इम्पॉसिबल, और अगर जिसको एग्जीक्यूट अभी कर सकते हैं एंटीसिपेटरी है, कीजिए क्या दिक्कत है। दस एज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कर रहा था, ये जो बी से बोला था कि हाँ तुम मेरे को इतने में सामान देना, बाद में ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, बोला कि मार्केट प्राइस थोड़ा आई है आप ले लीजिए, तो आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को खत्म नहीं कर सकते कि मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं ये कोई बात हुआ क्या यार, बाद में ही दे रहा मिल रहा है ना। अब देखिए ऐसा तो आप नहीं कर सकते, नहीं इम्पॉसिबल है ये तो परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, ऐसा ही बोला सामने वाला कि नहीं नहीं बायर कि नहीं मुझे मैं तो लूंगा ही नहीं, साफ लिखा हुआ है कि ये क्या बोला कि वो इम्परफॉर्मेंस कर सकता है, इम्पॉसिबल है, दे ही नहीं सकते, अरे इम्पॉसिबल कैसे यार, किसी और मीडियम से देगा तेरे को आराम से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर पढ़ ली है, मतलब वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं तो वही होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म अभी नहीं हुआ है, ड्यूरेशन में है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिफोर द परफॉर्मेंस, होने से पहले ही कुछ गलत हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है, हो सकता है एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन। आप देख रहे हैं कि आपसे कोई बायर सामान लेने के लिए बोला कि मैं आपसे सामान लूंगा, फिर आप देख रहे हैं उसको कहीं और से सामान ले रहा था, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे लगता है मेरे से सामान लेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेकार में इससे कर दिया, तो ये चीज़ क्या एंटीसिपेटरी है, अभी सच में ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आपको देख कर लग रहा है उसको, हो सकता है वो आपके पास से भी किताब खरीदे। आगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी, कुछ वो ऐसा काम कर रहा है जैसे कि वो बिहेव कर रहा है कि लग रहा है कि वो परफॉर्म करेगा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे एंटीसिपेटरी। एक्चुअल खत्म, सीधे करेगी नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, सीधे वो बोल दिया नहीं करूंगा तो हो गया सीधे ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी मतलब लग रहा है, एक्चुअल में वो कहा नहीं है लेकिन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल खत्म कह दिया नहीं करूंगा।
ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू, और ब्रीच अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एंटिसिपेटरी, और ये जो बात किया वो हो गया एक्चुअल। आगे आइए, अब कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। दो पार्टी हैं, अगर एक सामने वाला परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ डैमेजेस तो क्लेम करेंगे ना। डैमेजेस पे आते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस, ये नेचुरली अराइज डैमेजेस होती है, जो होती है। मैं कुछ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा टूटना फूटना, या फिर कुछ लिक्विड मंगाना तो उसमें से कुछ लिक्विड का लीकेज, ये सब नॉर्मल डैमेजेस है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, इनको इतना जो है वो नेचुरली ये लोग होते रहते हैं। तो स्पेशल डैमेजेस, अगर कोई इस डैमेजेस के बारे में आप बात करेंगे, हैं मैं तुमसे सामान मंगा रहा हूँ, अगर ये कार्टून टूटा हुआ मिला ना तो तुमको 1,000 रुपये कम दूंगा, तो अगर ऐसा आप बात लिखें और वो चीज़ उसको पता है, तो अगर वो गलत करता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसा डैमेजेस को स्पेशल डैमेजेस कहते हैं, स्पेशली मेंशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। इंडक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस, मतलब एग्जाम्पलरी और इंडक्टिव डैमेजेस मतलब कि किसी का फीलिंग्स से खेल गया। जैसे किसी को शादी करने की बात कहे थे, इसमें दो ही केसेस आते, किसी को शादी करने के लिए कहे थे, उसमें आप इधर उधर कर दिए, तो वो चीज़ क्या हो गया, आपका हो गया इंडक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। आपको पे करना होगा सामने वाले पार्टी को, या फिर किसी का बैंक चेक लिए, उसका पैसा था उतना लेकिन फिर भी आप बोले नहीं बाउंस खत्म, आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, तो उसके आप इज्जत से खेल गए, कोई रिपुटेटेड आदमी था वो। तो इन दो केसेस, एक मैरिज और एक बैंक चेक, इन दो केसेस में अगर कोई गलती कर रहा है सामने वाला भाई, एक में तो बैंक ही गलत करेगा और एक में कोई पार्टी गलत करेगा, तो इस केस में क्या होगा, सामने वाली पार्टी एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्लेम करती है। तो क्या होता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, या मैरी रॉन्गफुल, किसी रॉन्गफुल पर्सन से आप शादी करवाना चाहते हैं या कुछ भी गलती करवा रहे हैं, ठीक है, शादी में, तो उस चीज़ में क्या करें, जिसके साथ गलत हुआ वो आपसे एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्लेम करेंगे। वहीं अगर किसी का आप गलती से डिजॉनर कर देना उसका चेक, तो वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बैंक को डैमेजेस देना पड़ेगा। बिल्कुल, आगे आइए। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन काउज बाई डिले, अब आप लेट से सामान पहुंचाओ, बोले 10 तारीख तक पहुंचा दीजिएगा भैया, आप पहुंचाए 50 तारीख को, तो बाद में कहे ठीक है एक्सेप्ट तो कर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ यार लॉसेस बियर करो, समय पे नहीं पहुंचाया तो वो लॉसेस बियर करना पड़ेगा आपको। आगे आइए, पेनाल्टी बेसिस लिक्विडिटी डैमेजेस। अब ये कौन से डैमेजेस है भाई, पेनाल्टी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं किया तो तुमको 50 करोड़ रुपए देने होंगे। आपको छाती धर के बैठा है, उसको नहीं मुझे तो परफॉर्म करना ही नहीं तो 50 करोड़ लग जाएगा, तो ये हो गया पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब बड़ा अमाउंट होता है, तो बड़ा अमाउंट होता है तो सामने वाले को परफॉर्मेंस का हमेशा ख्याल रहता है, नहीं मुझे परफॉर्म कैसे भी कर देना है भाई। लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो यूजुअल डैमेजेस जितना कि आप गलती करते हैं उतना आप सहते हैं, तो वही बात नीचे लिखी गई है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में जेन्युइन एस्टिमेटेड लॉस, जेन्युइन एस्टिमेटेड लॉस इसमें दिया जाता है अगर कुछ ब्रीच करते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट में तो। लेकिन वहीं पे पेनाल्टी में क्या है कि जेन्युइन लॉस नहीं होती है, सामने वाले को बहुत ही भारी जो है वो नुकसान फुलफिल करना पड़ सकता है। पेनाल्टी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस है, अगर ब्रीच करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। लेकिन लिक्विडेटेड मतलब ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए तो चलिए जितना का कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आपको घाटा को उतना पैसा दे देंगे। लेकिन पेनाल्टी में अगर आप 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किए थे लेकिन लिखे थे कि पेनाल्टी में 20 लाख लूंगा अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो 20 लाख देना होगा। लेकिन लिक्विडेटेड अगर डैमेजेस है तो वहाँ पे आपको 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा, जितना लॉस हुआ है एक्चुअल लॉस वही लिक्विडेटेड में मिलता है। रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई तोड़ा है तो सामने वाला क्या क्या कर सकता है। आप बोले कि मैं आपको बुक्स पहुंचा दूंगा, बुक्स नहीं पहुंचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप पर केस कर दूंगा कि नहीं देखिए ये मेरे साथ गलत किया, परफॉर्मेंस करके नहीं परफॉर्म किया। केस भी कहेगा हाँ हाँ, कोर्ट भी कहेगा कि हाँ देखो परफॉर्म नहीं किया। रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँ, नहीं मैं मानता ही नहीं, तेरे तुमने तो परफॉर्म ही नहीं किया, लो खत्म। क्वांटम मेरिट, मेरे को जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना मेरे को पैसे दो, क्वांटम मेरिट के लिए वो क्लेम करेगा। क्वांटम मेरिट मतलब जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना लॉस मुझे दो। सूट फॉर इंजक्शन, जो आपको आप कहें कि करेंगे उतना आपको करना ही पड़ेगा। द कोर्ट में इशू एन ऑर्डर ऑफ इंजक्शन टू रिस्ट्रेन द पार्टी फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू। अगर कुछ नहीं करने के लिए कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ करना था आपको तो वो करना ही होगा, समझे। क्वांटम मेरिट मतलब वही जितना आप लॉसेज एक्चुअल में बियर किए हैं उतना लॉसेज के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। जितना आपको फीलिंग हर्ट हुआ, आपको जितना लॉसेज हुआ, सामने वाले पार्टी अगर परफॉर्म नहीं किया तो उतना लॉसेज आप क्लेम कर सकते हैं, यही होता है वो। और ये देखिए क्वांटम मेरिट का क्या क्या बात दिया, व्हेन द पार्टी क्लेम द अमाउंट फॉर वर्क डन, वही जितना काम किए हैं, व्हेन द वर्क डन इज एक्सेप्टेड, ये ऐसे ही बातें बढ़ा दिया गया है। सिंपल सा वही है, जितना आप लॉसेज एक्चुअली में आपको अगर हुआ है उतना के लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, किससे, अगर सामने वाला पार्टी आपके साथ परफॉर्मेंस नहीं किया तो। अब आइए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखिए वही बात, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में डिपेंडेंट है। जैसे ए बी को कहा कुछ पैसे देने के लिए सिप रिटर्न पे, अब सिप रिटर्न अगर हो गया तो
वो पैसा क्लेम कर लेगा, सिंपल सी बात है। इफ द शिप सिंक्स, अगर शिप डूब गया तो फिर तो वॉइड हो गया ना भाई, अब हैपनिंग ही नहीं रहा। वो हैपनिंग क्या था कि शिप रिटर्न हो गया तो मैं तुमको पैसे दूंगा, अब वो रिटर्न हो गया तो पैसे देगा, अगर रिटर्न नहीं हुआ तो पैसे लेगा, खत्म, वॉइड हो गया वो। जब डूब गया तो फिर काहे का कॉन्ट्रैक्ट, खत्म ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ध्यान से समझिए, उसको ए बी को बोला कि मैं तुमको पैसे दूंगा, किस चीज का, अगर शिप रिटर्न कर जाती तो शिप रिटर्न ही नहीं की, डूब गई तो पैसे देगा, नहीं देगा, वॉइड हो गया एग्रीमेंट। अब कहाँ आएगा पैसा, ऐसा थोड़े हुआ था कि नहीं आएगा तो मैं तुमको पैसे दूंगा, नहीं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब आ गया ये यार, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जो लॉ इम्पोज करता है। लॉ मतलब नियम कानून, सिंपली आपको बता देते हैं। अगर कोई आपको फोन गिरा हुआ मिला है, आप रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं, चलिए मेरा हो गया, नहीं, लॉ क्या कहता है कि जिसका है उसको आप पहुंचाइए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन, आपके और उस जिसका सामान था उसके बीच में फॉर्म किया, लॉ। तो जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज करता है आपके ऊपर में, उसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, जैसे जैसे कि आपके लिए कुछ नेसेसरी आपको सप्लाई किया गया था, ठीक है, किसी माइनर को, माइनर जो है उसको किसी चीज की जरूरत थी और आपको वो चीज सप्लाई किया गया था, तो माइनर को वो चीज के बदले उसको देना होगा। माइनर किस चीज के लिए नहीं दे सकता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए नहीं दे सकता, लेकिन जितना पास उसके पास है नेसेसरी चीजें के लिए अगर वो पैसा लिया था एक माइनर, तो माइनर को पे करना पड़ेगा। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, मैं कुछ सामान ले रहा था, तभी कोई आदमी आया बोला कि ठीक है रुक जाओ भाई, तेरे बदल मैं दे रहा हूँ, तो अगर मेरे बदल वो दे दिया है तो मेरा मांग तो नहीं रहेगा, बाद में वो मेरे से नहीं मांग रहा है कि मैं तेरे बदल दिया था, लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं उसके दूं, क्योंकि मेरी जगह पे वो दे दिया था ना यार, तुम मेरी ये लॉ कहता है कि तुम भी दे दो यार, तेरे जगह पे वो दिया था तो बाद में रिटर्न करो उसका पैसा। लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, क्या है ग्रेट्यूसियस, ग्रेट्यूटस, पता नहीं क्या। अ पर्सन लॉफुली डज एन एक्ट और डिलीवर समथिंग नॉट इंटेंडिंग टू गिफ्ट, और अ पर्सन अबाउट टू मेक कंपनसेशन, कोई आपको सामान दिया ऐसा, उसका गिफ्ट देने का आपको मतलब नहीं था, तो आपको पैसे दे देनी चाहिए, कुछ आपको मदद करने के लिए वो दिया था, गिफ्ट नहीं दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंशन उसका गिफ्ट देने का नहीं था कि फ्री में आपको दे दिया, वो आपको ऐसे दिया था आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको चाहिए कि उसका पैसा दे। ये चीज कौन कहता है, लॉ कहता है कि तुमको देना है। वो आदमी नहीं बोला आपसे, आपसे दे दिया लेकिन आपको दे, जैसे मैं आपको फोन दे दिया, जाओ भाई तू जीवन भर यूज कर, आपको चाहिए कुछ पैसे मेरे को दे यार, है? फ्री में थोड़े दिया हूँ, गिफ्ट थोड़े दिया था मैं, बर्थडे था क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, वही अगर मेरे को फोन गिरा किसी का गिरा हुआ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उसको दूं, और ये हक कौन बनाता है, मतलब ये चीज कौन बनाता है, ये लॉ बनाता है। तो लॉ जो बनाता है उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे आइए, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब जानते हैं कि क्रेडिटर को आप, एक क्रेडिटर कैसे कैसे पैसे देगा। तो अगर वो लोग डिसाइड कर लिया है क्रेडिटर कि मुझको इतना पैसा देना, अब अगर वो उतना पैसा दे रहा है तो जितना पैसा बाकी था उसको काट लेगा। अगर मैं 3 बार आपसे, आप मुझसे सामान क्रेडिट पे ले गए हैं, 3 बार ले गए हैं 3 पैसे पर, ठीक है, 10,000 10,000 10,000 20,000 30,000, अगर आप 10,000 दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं 10,000 को सेटल करूंगा, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर 10,000 दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पहले 20,000 लॉस सेटल कीजिए, तो मैं 20,000 लॉस सेटल करूंगा। अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं 10,000 लॉस सेटल करूंगा, क्यों, क्योंकि आप 10,000 दिए, वहीं आप 30,000 देते तो मुझे सोचा कि यार पहली बार ये ले गया था तो उसका 10,000 बाकी था, फिर दूसरी बार ले गया तो 20,000, ठीक है, तीसरी बार ले गया 30,000, चलो तीसरी बार वाला ही कैंसिल कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में सम पार्टिकुलर डेट, अगर वो बोला है कि इस मेरा ये इतना पैसा बाकी था, इतना तुम कैंसिल करना, तो उतना हम कैंसिल कर देंगे, एज ए क्रेडिटर मैं कैंसिल करूंगा। अगर क्या है, अप्रोप्रिएशन बाय द क्रेडिटर टू डिस्चार्ज एनी डेट एट हिज डिस्क्रिप्शन, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं अपने अनुसार क्रेडिटर हूँ, मुझको पैसे मिला, मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको सेटल करूँ। या फिर वेदर नाइदर पार्टी मेक्स पेमेंट डिस्चार्ज बाय ऑर्डर ऑफ टाइम, अगर कुछ भी वो नहीं बोला, ना मैं ही कुछ भी किया, तो जो पहले जो क्रेडिट था, क्रेडिट वो परचेज किया, उसको पहले मैं सेटल करूंगा जब वो पे करेगा। तो चलिए, मतलब साफ है कि 3-4 बार वो मेरे से क्रेडिट पे ले गया, वो जैसे जैसे पैसे दे रहा है तो पैसे के अनुसार अगर वो कह रहा है कि मेरा दूसरा क्रेडिट खत्म कीजिए, तो मैं उसको दूसरा पैसा खत्म करूंगा क्रेडिट से, यहाँ से अपने बुक से हटा दूंगा, कितना बाकी नहीं है उसका, जैसे देगा वैसे करूंगा। अगर वो नहीं कह रहा है तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं कैसे करूंगा। लॉ कहता है कि सीरियली करो यार। सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन एंड असाइनमेंट मतलब जानते हैं, सक्सेशन का मतलब है कि आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि एक बेटे को पूरा आगे जैसे गया उसको बिजनेस मिल गया, ऐसा होता है। आप घर पे हैं, आपको बिजनेस मिल गया बड़े हुए, तो ये क्या हो गया आपके लिए, सक्सेशन हो गया, डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे आजकल नेताओं को देखिए, उनके बेटे जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो सक्सेशन हो गया, उनको राइट्स मिला, उनको प्रॉफिट्स वहां पे ज्यादा मिला, ये चीज सेंस में रखिएगा। लेकिन असाइनमेंट में क्या है कि यहाँ पे आपको राइट्स तो दिए जाते हैं, साथ में साथ लाइबिलिटी भी दिए जाते हैं। ओ हो,
तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है असाइनमेंट। अब इसके साथ चैप्टर हमारा हो जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। हम जानते हैं आपको समझ में बहुत चीजें नहीं आई होंगी, आप एक टॉपिक पे रुक कर उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बोला, मेरे को भी पता है, लेकिन टॉपिक्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, और कुछ कुछ चीजें जिन पर आप बेकार में ही माथा पीट रहे हो, अरे ये क्या समझा रहा है, ये तो समझ छोड़िए उसको, वो उतना रिलेवेंट है भी नहीं। आप लॉ के जो क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा कि मेजर जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उससे क्वेश्चन आती है, छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वैसे पूछता भी नहीं है आईसीआई। और नीचे शुरू हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ओ तेरी, ये देखिए चैप्टर 2, खैर उसकी उसकी बात बाद में करेंगे। तो सक्सेजन और असाइनमेंट फिर सुनिए क्या हो गया। सक्सेजन में क्या है कि आपको सिर्फ राइट्स आपको मिलते हैं, वहाँ पे लाइबिलिटी आपको मिलती नहीं है, लेकिन असाइनमेंट मतलब आपको असाइन किया गया, आपके राइट्स है लाइबिलिटी सब कुछ एक पार्टी को दे दी जाती है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा उतना जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं बहुत कोशिश किया हूँ समझाने का। और नीचे देखेंगे तो ये देखिए लिंक, अरे बाप, ये यूट्यूब का लिंक, ये टेलीग्राम का, और ये मेरा ईमेल का। पर्सनली भी आप चाहे तो मुझे कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हाँ यार यहाँ तो सुधार करो, या ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। और ये नीचे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, इसको आपको नहीं देखना। तो पूरा 6 से जो 6 यूनिट्स थे वो पूरा हम पढ़ चुके हैं, और ये टेलीग्राम पे अवेलेबल मिलेगा आपको। 30 मिनट्स फाउंडेशन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऑफर से आता है क्वेश्चन, ऑफर एक्सेप्टेंस से पूछता है। ऑफर मतलब एक इनविटेशन टू ऑफर, और ऑफर से जिसमें मैं बोला था कि इनविटेशन टू ऑफर अलग चीज़ है, जैसे किसी कपड़े पर कोई प्राइस लगा है तो वो अलग चीज़ है। दूसरा पूछता है कि कभी कभी कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कभी कभी कंसिडरेशन नहीं भी रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे मैं नेचुरल लव अफेक्शन वाला मैं बात आपको बताया था, कंप्लीटेड गिफ्ट्स किसी को आप दे रहे हैं तो उस चीज़ का बेलमेंट चैरिटी इस सब में उन लोग का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। फैमिली सेटलमेंट ये सब में कोई कंसिडरेशन, फैमिली सेटलमेंट कहाँ से है, तो उन सब चीज़ें में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनमें कंसिडरेशन कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। बेलमेंट, किसी के बेल के लिए लड़ रहे, क्या जरूरत है आपको, आप चैरिटी चला रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। नेचुरल लव अफेक्शन दिखा रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सारे और भी टॉपिक्स हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं बताया कि थर्ड पार्टी जो है वो केस नहीं कर सकता, मतलब थर्ड पार्टी दो पार्टियों के बीच में लड़ाई के मकसद से नहीं आ सकता। दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो दोनों ही सेटल करेंगे, ये कौन कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अगर फैमिली के लिए कुछ मामला है तो उसमें थर्ड पार्टी कर सकती है, जिसमें देखिए कुछ दो बेटे अगर कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो माँ जो है वो क्लेम कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट था, और भी बहुत सारी टॉपिक्स उसमें मैं अभी बात किया हूँ। तो ये जो टॉपिक्स हैं उसको आपको माइंड में रखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और भी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से उतना क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना ही कम्युनिकेशन से मैं देखा हूँ कितना क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको हर एक टॉपिक करके जाना है। अब क्वेश्चन का एक्सरसाइज देखिए आपको समझ में आएगा। और हाँ, लिखना कैसे है आंसर, अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कुछ तो समझ में ही नहीं आया, ये टॉपिक समझ में आया, क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड ना मटेरियल्स में, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं भी शुरुआत पढ़ता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, ये लॉ, अरे यार बहुत डिफिकल्ट है, इतना ऐसा ऐसा क्या क्या वर्ड है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ठीक है आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, तो उसका आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या पूछ रहा था। वैसे देखेंगे तो पूरा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सब समझ में आएगा। आई होप ये जो ये घंटा 40-45 मिनट का वीडियो है 2 घंटे का, जो भी आपको समझ में आया। देखो यार एक बात बता देते हैं लास्ट में, पर्सनली बता रहे हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस है फाउंडेशन से, कि आपको मेजोरिटी ऑफ जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो मेजर टॉपिक्स आपको जो है वो दिख जाते हैं, ठीक है। मेजर टॉपिक्स इन सेंस कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है एसीआई, मतलब ज़्यादा डीपली जाएगा ही नहीं, वो छोटे छोटे टॉपिक को नहीं पूछेगा, पूरा एक मेजोरिटी में जो टॉपिक ऊपर है उसको ही, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऑफर क्या है, जनरल ऑफर क्या है, ये तो छोटा टॉपिक है, नहीं नहीं, उससे रिलेटेड केस लॉ डालेगा, जिस केस लॉ का मतलब बहुत आसान होता है, वो तो खुद बता देता है कि आपको क्वेश्चन हम कहाँ से पूछ रहे हैं। तो चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। आई एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बट एज ए स्टूडेंट मैं ट्राई किया हूँ। और हाँ, मेरा पढ़ाने का उतना हो सकता है टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं पीडीएफ जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आपको बनाकर हमेशा अपलोड करूँगा। टाइम नहीं मिलता, इसलिए इंटर में हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि पीडीएफ जो है वो अपने हाथों से अच्छे तरीके से बनाकर आपको दूँ। पीडीएफ ही आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ से आप संतुष्ट हैं
तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये वीडियो को देखने का 2 घंटे, लेकिन फिर भी 2 घंटे बहुत नहीं है यार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 6 यूनिट्स में है और 6 यूनिट को अगर आप 2 घंटे में पढ़ दे रहे हैं, जो कम से कम 40 घंटे का है, समझिए आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा ये इतना बड़ा। हाँ, आपको 20-30 ऐसे घंटे भी लग जाएंगे पूरे यूनिट्स पढ़ने में और समझने में। उसको अगर आपको 1-2 घंटे में पढ़ा देता है, बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए पढ़ते रहिए। और हाँ, क्वेश्चन देखिए, रिटेन प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, इतना नहीं कहूँगा करते रहिए लॉ में इतना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट मेन मायने रखता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो उन सब पे ध्यान दीजिए। और बीसीआर बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट डालता है, आपको उसको नहीं छोड़ना है। बीसीआर में कहाँ कुछ ज़्यादा यार, लेटर है 1-2 बस काफ़ी है वो लोग, बाकी तो आप पैसे ये सब ग्रामर के किंग हैं आप। तो पढ़ते रहिए। और हाँ, एक